A very good morning, student. So today we are going to start chapter 2, which name is forms of business organization. So in previous video we have learned about business, how we do business, etc. In this chapter we are going to learn types of business, how many types of business are there, and we can select. Okay, so let us start. Firstly we are going to start sole proprietorship. So sole means single, प्रॉपर्टरशिप मतलब जिसका एक जो किसी भी बिजनेस को मैनेज या कंट्रोल कोई सिंगल पर्सन करता है, दैट इज़ कॉल्ड सोल प्रॉपर्टरशिप. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ना है. ठीक है, इससे पहले हमने ये पढ़ लिया है कि बिजनेस कैसे करते हैं, क्या होता है, प्रॉफिट होता है, रिस्क होता है, एक्सेट्रा. अब कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं, किस किस तरह के बिजनेस किस किस बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सोल प्रॉपर्टरशिप, सिंगल पर्सन जब कोई बिजनेस करता है, उस बिजनेस को मैनेज कंट्रोल करता है, उसका पूरा प्रॉफिट, पूरी रिस्क, पूरी कंट्रोलिंग उसके हाथ में होता है, देन वी कैन कॉल सोल प्रॉपर्टरशिप. ओके, फॉर एग्जाम्पल सोल प्रॉपर्टरशिप जैसे कोई ग्रॉसरी स्टोर होती है, कोई मेडिकल स्टोर होता है, तो इस तरह की चीज़ों को हम इस तरह की शॉप्स या बिजनेस को हम कहेंगे सोल प्रॉपर्टरशिप. अंडरस्टैंड. फर्स्टली हम मीनिंग देख लेते हैं. सो सोल प्रॉपर्टरशिप इज़ अ बिजनेस स्टार्टेड अनमैनेज्ड बाय वन पर्सन. जब सोल प्रॉपर्टर में कोई सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, देन दैट इज़ कॉल्ड सोल प्रॉपर्टरशिप. ही डिस्चार्ज ऑल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइबिलिटी एंड एज पर द नीड ऑफ पॉइंट एंड असिस्टेंट. वो अपने जितने भी वो अपने अकॉर्डिंग बिजनेस को कंट्रोल मैनेज करता है, उसकी सारी लाइबिलिटीज़ बियर करता है. ठीक है, मीनिंग द सोल ट्रेडर इज़ एन इंडिविजुअल हु ओन एंड मैनेज अ बिजनेस. सिंपली मीनिंग है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन जब किसी बिजनेस की सारी चीज़ों को मैनेज अकेले करता है, देन वो सोल प्रॉपर्टरशिप कहलाता है. अंडरस्टैंड. उसके बाद अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेड. इसको सोल प्रॉपर्टरशिप एंड सोल ट्रेड भी कहते हैं. ठीक है, दोनों ही सेम है. तो हम कैरेक्टरिस्टिक से शुरू करते हैं. एंड देयर इज़ some points like freedom of business, easy form of business, full control, unlimited liabilities, no separate existence. तो ये सारे points है characteristics और nature of soul trade, right? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिसको आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप समझिएगा. तो मैं आपको सब पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ फ्रीडम ऑफ बिजनेस. क्योंकि कोई सिंगल पर्सन ही बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल. अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ या आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा कि आपको क्या सेलेक्ट करना है. यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन को पूरी फ्रीडम रहती है कि वो अपना बिजनेस की सिलेक्शन खुद अकेले करे. उसके बाद है ईजी फॉर्म ऑफ बिजनेस. मतलब क्योंकि ये बिज़नेस छोटा होता है, सिंगल पर्सन करता है, तो ये बिज़नेस ईजी रहता है. ठीक है, एज़ कंपेरिजन टू अदर बिजनेस. और इसमें किसी भी स्पेशल नॉलेज या स्पेशल आइडिया की ज़रूरत नहीं होती है. बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. फुल कंट्रोल, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन ही सब कुछ करता है फाइनेंशियली, तो उसका पूरा कंट्रोल होता है. उसे किसी चीज़ के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ इसलिए है क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जितनी भी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है वो सिंगल पर्सन जो सोल ट्रेडर है उस पर ही जानी है. इसलिए हम कहेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़. जब किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर सबसे ज़्यादा हो तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ कहलाएगा. अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. सो यहाँ पे एग्जिस्टेंस कोई अलग से पहचान नहीं होती है. जैसे फिर अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे कंपनी है, उसकी एक अलग सेपरेट सील और साइन, उसका नाम होता है, उसका नाम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, तो इसमें किसी तरह के एग्जिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है. इसके बाद है सोल ओनरशिप ऑफ कैपिटल. जो सिंगल पर्सन होता है, इंडिविजुअल पर्सन, उसकी ही पूरी कैपिटल होती है. नो लीगल फॉर्मेलिटीज़. नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ का यहाँ पे मतलब है कि कोई ज़्यादा, अनलाइक कंपनी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है. उस फॉर्मेलिटीज़ को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हम अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. लेकिन सोल ट्रेड में ऐसा नहीं होता है. कुछ ही फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे अपनी दुकान शॉप का पेपर वगैरह कंप्लीट कराना, आसपास के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना, देन वी कैन स्टार्ट आवर बिजनेस, राइट.
सो इसमें यहाँ पे कोई बहुत बड़ी या ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधे शॉप खोल सकते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है लेकिन बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती है एज़ कंपेरिजन टू कंपनी। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप। अब यहाँ पे लिमिटेड स्कोप क्या है, आपके पास स्कोप कम है। क्यों स्कोप कम है? क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन ही अपनी पूरी कैपिटल लगा रहा है। एक सिंगल पर्सन के पास लिमिटेड कैपिटल ही होती है, वो लोन लेगा, अपनी जितनी भी उसकी कैपिटल सेविंग्स में है वो लगाएगा, उसके बाद वो कैपिटल कहाँ से लाएगा? एक हद तक वो उधार भी लेगा, लेकिन उसके बाद उसके पास कैपिटल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है, वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं बढ़ा सकता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज़ फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे नेसेसरी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड नीड। अगर ज़रूरत है तो कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। शॉर्टर लाइफ। शॉर्टर लाइफ किस तरह से होती है? 10th पॉइंट इज शॉर्टर लाइफ। तो शॉर्टर लाइफ किस हिसाब से होती है? जब, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन ही उस बिज़नेस को कर रहा है, राइट? तो इंडिविजुअल पर्सन की एक लाइफ होती है। सपोज़ वो 50 या 60 साल तक रह रहा है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट या किसी भी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो उसका बिज़नेस है वो कौन संभालेगा? कोई नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सन ही उसको कर रहा था, राइट? हो सकता है कि उसके घर में कोई बेटा हो तो वो चलाए, अगर उसके घर में कोई नहीं है तो उसको चलाने वाला कोई नहीं है, उस बिज़नेस की, उस सोल ट्रेडर की बिज़नेस की वहीं पे लाइफ ख़त्म हो सकती है। इसलिए इसे क्या कहा गया? शॉर्टर लाइफ, राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व। क्योंकि यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिसीज़न नहीं लेना पड़ता और किसी से पूछना नहीं पड़ता है, इसलिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको कम करना होता है, इसलिए इसका ईजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व। ईजी मतलब हम इस बिज़नेस को ईजिली स्टार्ट भी कर सकते हैं और अपने, अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम इसको ईजिली बंद भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है? नाउ वी कम टू द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ सोल ट्रेड इज़ सूटेबल फॉर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेड। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के लिए बेनिफिशियल होता है, सब जगह पे हम ये एप्लीकेबल नहीं है। चेंज इन बिजनेस अल्टरेशन, इसमें हम कुछ ना कुछ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड द रिजल्ट, मतलब कंज्यूमर और सोल ट्रेडर का जो शॉप होता है, जिसकी शॉप होती है, उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का फर्स्ट टाइप विच इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसकी हमने मीनिंग समझ ली, कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया, और अब हम बात करते हैं एडवांटेज और इम्पॉर्टेंस ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड का इम्पॉर्टेंस क्या होता है? सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ ईजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व। तो जो पॉइंट हमने पहले समझा है वही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ईजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवोशन इन वर्क। सो एज सोल ट्रेड वर्क विथ फुल ज़ील एंड डिवोशन। जो सोल ट्रेड होता है वो अपनी पूरे डिवोशन के साथ काम करता है, जिससे उसको बेनिफिट क्या मिलता है? उसके हार्ड वर्क का उसको सक्सेस मिलती है, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए जो सोल ट्रेडर होता है वो पूरी डिवोशन के साथ काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। जैसा हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा है कि यहाँ पे फ्रीडम रहती है अपने बिजनेस को चूज़ करने के लिए, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, तो यहाँ पे वही है। सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब जब आपकी कोई बात सीक्रेट तौर पे बनी रहे, दैट इज़ कॉल्ड सीक्रेसी। ओके, ये पॉइंट्स आगे भी आएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि सिंगल पर्सन ही बिजनेस कर रहा है और किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपके बिजनेस में सीक्रेसी बनी होती है। अंडरस्टैंड? प्रमोट डिसीजन। अ सोल ट्रेड इज द किंग ऑफ हिज ओन इल एंड फॉर एनी डिसीज़न। तो जो सोल ट्रेडर होता है वो किसी भी तरह का डिसीज़न खुद ले सकता है, तो उसको क्या होता है? प्रमोट होता है वो किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए। नेक्स्ट इज पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल कॉन्टैक्ट कैसे? जैसे हमने अभी पढ़ा है कि जो कंज्यूमर और सोल ट्रेडर होता है दोनों का कॉन्टैक्ट आमने सामने होता है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल कॉन्टैक्ट। इकोनॉमी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें वर्कर नहीं चाहिए होता है, मैनेजर नहीं रखना पड़ता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं रखना होता है, जिससे कि ये इकनॉमी है। इकनॉमी मतलब कम खर्च में काम हो जाना। डिग्री ऑफ कॉशन मतलब कितना रिस्क होता है। तो देखो, जब हमारे पास बिजनेस में पैसे ज़्यादा होते हैं तो लॉस भी ज़्यादा होता है। अ सोल ट्रेडर इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमेन कॉशन एंड कॉन्शियस। तो यहाँ पे सोल ट्रेडर को ही पूरा देखना है,
कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, अगर वो सतर्क है और सावधान है अपने बिजनेस के लिए, तो उसको लॉस कम होगा, अदरवाइज उसको लॉस ज़्यादा होगा। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पर्सन। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है समझने की सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहले आप ये समझिए, व्हाट इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कुछ काम देती हूँ, सपोज़ हमारे पास हम टीम वर्क कर रहे हैं, राइट, आप मेरे एम्प्लॉयज़ हो और मैं हेड हूँ, तो अगर मैं आपको काम दे रही हूँ, साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी दे रही हूँ, आप सब में, जैसे 10 लोग हैं तो 10 में आपको कुछ कुछ मैंने काम बांट दिया है, उसकी अथॉरिटी भी दे दी है। तो इस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे कि ये है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हमने थोड़ा थोड़ा सब में बांट दिया। अब सेंट्रलाइजेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर सारी पावर, सारी अथॉरिटी मैं अपने हाथ में रखती हूँ, आपको कुछ भी नहीं देती हूँ, तो वो सेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि सारी पावर, अथॉरिटीज़ जो भी है वो सेंटर पॉइंट पे है, मतलब मेरे पास है और किसी के पास नहीं। तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। पर इसमें क्या है, इस तरह से आपने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को समझ लिया। अब यहाँ पे सोल ट्रेड में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस क्या है, यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझेंगे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सोल ट्रेडर आप देखते हो कि आप जहाँ पे भी जाते हो, छोटी छोटी शॉप्स आपको मिल जाती है, ग्रॉसरी की हमारे घर के आसपास 50 दुकानें होती है। तो ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइजेशन है जो हमें हर जगह अवेलेबल होती है, ठीक है। या ये कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है, जैसे रेलवे जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। लेकिन अभी ये सोल ट्रेडर जो है, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़। क्योंकि यहाँ पे जो सोल ट्रेडर होता है, उसको डिसीज़न लेना होता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको कई सारी कैपिटल और कई सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, जिससे कि उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ एक्सपीरियंस के साथ डेवलप्ड होती है। अंडरस्टैंड। फ्लैक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, तो बिजनेस ऑपरेशन में फ्लैक्सिबिलिटी होती है, अकॉर्डिंग टू नीड हम उसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट का रेगुलेशंस होता है, रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करनी पड़ती है, लाइक कंपनी। तो यहाँ पे मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के। लोन फैसिलिटीज़, मतलब आपको the loan leading institution and person bear in the mind and clauses of unlimited liabilities, reputation of the businessman and his position in the society before granting loan facilities to the sole trader, all these factors help him in avail easily जो आपकी शॉप्स की रेपुटेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन फैसिलिटीज़ बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके बाद अदर एडवांटेजेस आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेड। अभी हमने इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस पढ़ लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग पढ़ लिया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड। अब देखिए, जहाँ पे भी किसी भी चीज़ की जब हम बात करते हैं या फिर किसी पर्सन की हम बात करते हैं, तो हम सब में नोटिस करेंगे कि जहाँ पे कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसलिए जब भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो लेट स्टार्ट। पॉइंट फर्स्ट, देयर इज सम पॉइंट्स: uncertain life, unlimited liabilities, limited capital, limited goodwill and limited marginal abilities, hasty decision। तो इस पॉइंट को मैं आपको समझा देती हूँ। अनसर्टेन लाइफ, जो मैंने आपको अनसर्टेन लाइफ पिछले क्लास में बताया था। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ फिक्स नहीं होती है, जो चीज़ हमें पता नहीं होती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे शॉर्टर लाइफ के पॉइंट्स में मैंने आपको समझाया कि उसकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये जो सोल ट्रेडर का बिजनेस होता है, उसकी लाइफ अनसर्टेन होती है, कभी भी ख़त्म हो सकती है जब सोल ट्रेड ना रहा तो। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्यों होती है, क्योंकि एक ही बंदे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन यहाँ पे लाइबिलिटीज़ कैसी होगी, अनलिमिटेड, जहाँ पे लाइबिलिटीज़ आपकी सबसे ज़्यादा होगी, आपकी प्रॉपर्टी पे भी आ रही है और हर तरह के काम सिर्फ आपको करना है, तब वहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होगी,
ठीक है। लिमिटेड कैपिटल इसलिए हम चाह कर भी अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिमिट तक एक पर्सन के पास कैपिटल होती है, उससे ज़्यादा वो अवेल नहीं करा सकता है। उसके बाद लिमिटेड गुडविल, क्योंकि हमारा बिज़नेस लिमिटेड है इसलिए हमारी गुडविल भी लिमिटेड है। हमारे पास कैपिटल, हमारा बिज़नेस, हमारे पास जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे लिमिटेड है, तो उसकी गुडविल भी लिमिटेड ही होगी। लिमिटेड मार्जिनेबिलिटी, ये इसलिए क्योंकि हम मैनेजर नहीं रख रहे होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि एक सोल ट्रेडर के पास हर तरह की मैनेजरियल क्वालिटीज़ हो, तो यहाँ पे जो एबिलिटीज़ होती है वो भी लिमिटेड मानी जाती है। हैस्टी डिसीजन, कभी कभी क्या होता है, किसी सिचुएशन में आपको बहुत टाइम नहीं मिलता है डिसीज़न लेने को, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस पॉइंट पे बहुत जल्दी डिसीज़न लेना पड़ता है, ये ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो हमारे और भी कई सारे लॉसेस होते हैं। तो जल्दी डिसीज़न लेने पे समटाइम्स क्या होता है कि हम गलत डिसीज़न ले लेते हैं, सोच समझ नहीं पाते हैं, जिससे कि हमारे बिज़नेस को लॉस होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है सोल ट्रेड का। उसके बाद पेशेंस टू द आउटसाइडर, कभी कभी ये रहता है कि ट्रांसपेरेंसी का डर रहता है कि बिज़नेस में कहीं कोई बाहर का आउटसाइडर हमारी बात लीक ना कर दे या हमारे बिज़नेस की कोई चीज़ लीक ना कर दे। उसके बाद है लार्ज स्केल बिज़नेस इज़ नॉट पॉसिबल। एनी हाउ हम चाहें भी अपने बिज़नेस को बड़ा लार्ज स्केल पॉइंट पे पहुंचाना, तो भी हम इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे पास है, कैपिटल है, पर्सन है, वो लिमिटेड होती है। तो ये सिर्फ छोटे बिज़नेस के लिए ही सही होता है, या फिर छोटे बिज़नेस की हम इस पे बात कर सकते हैं, बड़ा बिज़नेस इसमें पॉसिबल और फेरेबल नहीं होता है। इसके बाद है इंस्टेबिलिटी। So continuity of a business concern over a long period is essential not only for its success but also for building up गुडविल एंड रेपुटेशन। सो यहाँ पे क्या ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बिजनेस में ज़रूरी है। अब अगर डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई या फिर किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो सोल ट्रेड में स्टेबिलिटी नहीं रहती है ड्यू टू डेथ और अदर रीज़न। अंडरस्टैंड। सो सम अदर डिसएडवांटेजेस, कैपेसिटी अगर आपकी कम है, मतलब सोल ट्रेडर की, उसको कई सारी चीज़ों के स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसका लिमिटेड एरिया है, तो ये सारे भी डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, दैट यू कैन सी द पॉइंट इज सोशल इम्पोर्टेंट ऑफ सोल ट्रेड। सो यहाँ पे सोशल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो कि रिलेट करता है सोसाइटी के लोगों से। तो सोसाइटी के लोगों को सोल ट्रेड से क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हमें देखना है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब आप ये सोचोगे कि मैम हम तो वर्कर रख नहीं रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से हुआ। सिंगल पर्सन जो अपनी लिमिटेड कैपिटल के साथ बिजनेस कर रहा है, तो उसको क्या मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जैसे अगर मेरे पास कोई भी काम नहीं है, तो मैं अपनी एक शॉप खोल ले रही हूँ अपने कुछ कैपिटल से, तो मुझे कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस। ये छोटे छोटे बिजनेस हम कई जगह पे देखते हैं या खोले जाते हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि हर जगह होता है और साथ ही साथ ये इकोनॉमिकल भी होता है। सोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर मिक्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉल ट्रेडर के साथ जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके रेगुलर कांटेक्ट में होते हैं, हम उनके आसपास होते हैं, तो उनकी जो भी शिकायत या जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, यहाँ पे हमें आसपास गुड्स अवेलेबिलिटी हो जाती है, मतलब कि कंज्यूमर को अपने घर के आसपास डोर टू डोर होम डिलीवरी भी होती है और आसपास चीज़ें अवेलेबल हो जाती है जो भी उनके नीड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन सोल ट्रेड। तो यहाँ पे लीगल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, जैसे किसी पॉइंट में था नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, तो मैंने आपको वहीं पे बता दिया है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ नो मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं माना जाएगा कि कुछ नहीं है, ये है कि यहाँ पे कम है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है, कभी कभी किसी सोल ट्रेडर को लाइसेंस भी लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद कुछ और चीज़ें दी हुई है, इस सोल कंट्रोल बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये भी आप पढ़ लेना एक बार। इन सोल ट्रेडिंग इज लेक ऑफ बार्बिक एज, काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है, और ऐसा है या नहीं है, तो ये स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्लेन किया गया।
फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेड इन इंडिया, जो सोल ट्रेडर होता है उसका फ्यूचर क्या होता है? तो लेक ऑफ कैपिटल, कई सारी चीज़ों की कमी होती है जो कि हमने पहले पढ़ा है। तो हमारे इंडिया में और भी कई सारी चीज़ें जो कि अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो वो सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। तो आप इस चैप्टर के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 5 चीज़ें पढ़ोगे, विच इज़ सोल ट्रेडर, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, और एक और है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एंड 5वां जो है कंपनी। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। पहले हम सोल ट्रेडर के बारे में पढ़ लिए, अब हम जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में, फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, देन लास्टली भी हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोल ट्रेड के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज, मीनिंग थी, वो हमने पढ़ लिया। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई हो। अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि सेकेंड हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली। अब जो पहला पॉइंट था आपने समझ लिया होगा, आपने देखा भी होगा कि हमारे आसपास कई सिंगल पर्सन होते हैं, किस तरह के होते हैं, जो अपना बिजनेस खुद हैंडल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ शॉप्स ऐसी होती है जो सालों साल चला आ रहा है, जिसके दादा चला रहे थे, फिर पापा चला रहे हैं, अब बेटा चला रहा है। तो इसको हम क्या समझते हैं, ये बहुत पुराना बिजनेस है, यहाँ पे गुडविल भी बहुत होती है, इसको सिर्फ फैमिली के लोग ही करते हैं, बाहर का कोई इस बिजनेस में नहीं आता है। दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू, हमारी इंडिया में मोस्टली हम देखते हैं कि कई लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली वाले मिलकर बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह की सिचुएशन देखा जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब इसमें कई सारी चीज़ें होती है जो कि सोल ट्रेडर से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, उसको हम देखते हैं और समझते हैं। सो द मीनिंग, joint into family business is a type of business organization in which all the members of the family work under the control of the head of family। तो जब भी हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं तो यहाँ पे एक हेड ऑफ द फैमिली होता है। हमारे घर में अगर आप अपने घर पे देखोगे तो आपके हेड ऑफ फैमिली कौन होते हैं? पापा। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो वहाँ पे हेड कौन कहलाएंगे? दादाजी। राइट, उसी तरह से बिजनेस में जो भी उस बिजनेस का बड़ा मेंबर होता है वो हमारे फैमिली बिजनेस का हेड ऑफ द फैमिली कहलाएंगे। ठीक है, वो जिसको हम HOD के नाम से कह सकते हैं, समझ सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बट यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली है और हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस है। राइट, तो वही सारे डिसीजन, वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें उनके अंडर में ही होती है। बाकी उनके अलग मेंबर होते हैं जो उनके अकॉर्डिंग काम को करते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द मीनिंग। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इन इंडियाज एक्सट्रीमली ओल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया का बहुत ही पुराना बिजनेस है जो कई सालों से चला आ रहा है। And it's all the members of the family work under the direction and control of the head of the family। तो बाकी जितने भी मेंबर होते हैं वो किसके डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं? जो हेड ऑफ द फैमिली होता है। However, this business organization look like partnership। कभी कभी हमें ये बिजनेस को देखकर किस तरह का लगता है? पार्टनरशिप बिजनेस, वो हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। लेकिन ये फैमिली, जो फैमिली के मेंबर्स ही मिलकर करते हैं तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली ही कहलाता है। ठीक है, एक्सटेंड, so it represent a situation between sole trade and partnership, but it is neither a sole trade nor a partnership। ये इस तरह से दिखता है लेकिन ना ही ये सोल ट्रेडर है ना ही ये पार्टनरशिप है। ये क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। जैसे जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं JHF बिजनेस, विच इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देयर इज 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट इज दया भाग और सेकेंड इज मिताक्षा। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट दया भाग। दया भाग को आप समझिएगा, यहाँ पे जो जॉइंट हिंदू फैमिली है देयर इज 2 पार्ट, यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, दया भाग और मिताक्षा। ये है जॉइंट हिंदू फैमिली के टाइप्स। अब हम दया भाग की बात करेंगे तो देयर इज ए सिस्टम जो कि कहाँ पे प्रेवलेंट है? ओनली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आसाम। आप इसको पढ़ेंगे, अंडर द सिस्टम फादर ऑफ द फैमिली इज द ओनर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फैमिली एंड सन कैन नॉट डिमांड हिज शेयर्स। तो इस पॉइंट पे ये है कि जहाँ पे आसाम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ये सिस्टम बनाया गया है कि जो भी उस बिजनेस का हेड है वही उसका
ओनर, उस बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, वो उसका ओनर कहलाएगा। और उसके बच्चे, बाकी के जो अदर मेंबर है, वो अपना एसेट्स या शेयर्स डिमांड नहीं कर सकते जब तक वो हेड ऑफ द फैमिली और हेड ऑफ द बिजनेस जिंदा है। उसके बाद अगर वो मर जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में उनकी डेथ होती है, तो वो इक्वली डिवाइडेड हो जाता है उनके सारे चिल्ड्रंस में। अंडरस्टैंड, दिस इज दया भाग। अब मिताक्षरा की अगर हम बात करें तो मिताक्षरा में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम को छोड़कर बाकी सारी जगह पे, इंडिया के हर जगह पे ये सिस्टम एप्लीकेबल होता है, ठीक है, एक्सेप्ट West Bengal, Odisha and Assam. This system is applicable all over the India. This system is well accepted by majorities of Hindus. ये जो system है Hindus के majority से accept किया गया है. Under this system, during the life of father, the forthcoming 3 generation get the right of the assets. Such assets are also called it the Bailey assets. तो यहाँ पे जितने भी जनरेशन है सबको assets में अधिकार है. That is called the Bailey assets. The head of the family manage and control of the assets of the family, but the assets earned by the particular member by his own efforts will belong to the member of the family. तो यहाँ पे ये सिंपली कहा गया है, जैसे कि जो बिजनेस है, जैसे अभी हम सिस्टम जानते हैं, जो हमारी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है वो तो इक्वली डिवाइडेड होती है, वो हमारी कहलाएगी, और लेकिन अगर पूर्वज हैं तो वो उनकी है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई फैमिली का मेंबर अपनी कुछ, उसकी आपकी अलग कोई अर्निंग है, उस अर्निंग से आप अपनी कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स बनाते हो, तो वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी कहलाएगी। सिंपली ये इसका मतलब है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ JHF बिजनेस। तो ये किस तरह का कैरेक्टर रखता है, इसका नेचर क्या होता है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फैमिली बिजनेस, जो कि हम जानते हैं कि ये एक फैमिली बिजनेस होता है जिसमें सिर्फ फैमिली के मेंबर्स ही जॉइंट होते हैं और बाहर का कोई भी नहीं होता। और अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो अल्टीमेटली उस फैमिली बिजनेस का मेंबर हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो ऑपरेशन, इस बिजनेस का ऑपरेशन कैसे होता है, मतलब ये चलता कैसे। तो यहाँ पे एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास सारे कंट्रोलिंग पावर होती है। जो भी उस फैमिली का सीनियर सिटीजन या हेड है, उनके डायरेक्शन से जो अदर मेंबर्स होते हैं वो काम करते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अनलाइक कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, द रजिस्ट्रेशन ऑफ JHF बिजनेस इज नॉट एसेंशियल। यहाँ पे जिस तरह से कंपनी का बिजनेस रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस तरह से यहाँ पे नहीं है। जैसे सोल ट्रेड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसी तरह से JHF बिजनेस में भी एसेंशियल नहीं है। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़, इट इज़ मैनेज एंड कंट्रोल अंडर हिंदू लॉ। तो ये फ्री है, लीगल फॉर्मेलिटी से फ्री है, ये हिंदू लॉज को, जो 1961 के एक्ट है, उसको फॉलो करता है। उसके बाद है मेम्बर्स। तो मेम्बर्स कौन से होते हैं। मेल चाइल्ड टेक बर्थ। तो जो मेल चाइल्ड होता है वो अल्टीमेटली उसका मेंबर हो जाता है। As soon as the male child takes birth, he becomes the member of the business in दया भाग system। जो मेल चाइल्ड होता है वो दया भाग सिस्टम में होता है। Women can also become member under some specific situation because Hindu Act 1956 has given the right to women to become a member। तो 1956 में जो रिवाइज हुआ है उसमें वुमेन्स को भी राइट दिया गया है कि स्पेसिफिक रीज़न पे उनको भी मालिक बनाया जाएगा। जैसे किसी के पति की डेथ हो गई एक्सेट्रा, या फिर किसी का लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं, तो इस सिचुएशन में। उसके बाद लाइबिलिटीज़ की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है वो हेड ऑफ द फैमिली पे होती है। बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है, क्योंकि जितना भी कंट्रोल, मैनेजमेंट और जो भी डिसीजन लेना वो हेड ऑफ द फैमिली को ही लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे लाइबिलिटीज़ कैसी है, हेड ऑफ द फैमिली की अनलिमिटेड है, लेकिन बाकी सारे मेंबर्स की लिमिटेड है, उनकी लिमिटेड होती है। स्टेबिलिटी। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पे देयर इज़ नो एफर्ट्स टू द डेथ ऑफ एनी मेंबर्स। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली के अदर मेंबर्स इसको कंटिन्यू रखते हैं। अगर हेड की हो गई तो जो तीनों बच्चों में, तीनों या पांचों बच्चों में जो भी बड़ा होता है वो उसमें से जो बड़ा होता है वो हेड बन जाता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, इस तरह के बिजनेस में स्टेबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग, जो भी उस बिजनेस का अकाउंटिंग रहता है वो किसकी जिम्मेदारी रहती है, हेड ऑफ द फैमिली की। वही सारे अकाउंटिंग
को देख सकता है, बाकी अदर मेंबर्स उस अकाउंट्स बुक के बारे में कुछ भी सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। ओनरशिप और सेपरेट प्रॉपर्टी, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर बाकी मेंबर्स की कोई सेपरेट अर्निंग है, अलग से कोई अर्निंग है, उससे कोई वो प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी कहलाएगी और वो उसके ओनर कहलाएंगे। लेकिन जो बिजनेस है उसके हेड ऑफ द फैमिली कहलाएंगे। डिसॉल्व, अब डिसोल्यूशन मतलब अगर कंपनी बंद होती है तो कैसे। JHF बिजनेस इज स्टेबल इन नेचर, इसका नेचर कैसा है, स्टेबल। द डेथ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, बट इफ ऑल द मेंबर्स डाई इन दैट सिचुएशन, अगर किसी एक बंदे की डेथ होती है तो वहाँ पे JHF बिजनेस पे कोई एज सच फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पूरे मेंबर्स की किसी सिचुएशन में डेथ होती है तो वहाँ पे कंपनी जो बिजनेस है वो वहीं पे बंद हो जाता है। अंडरस्टैंड। तो अभी हमने यहाँ पे JHF की मीनिंग, पार्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे जो थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है सोल ट्रेड एंड JHF बिजनेस। ठीक है, तो ये अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, पॉइंट्स लिख कर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।